आजादी का 75वां महोत्सव मना रही है, लेकिन सरकार ये जवाब दे, प्रधानमंत्री जी ये जवाब दें कि इस आजादी के 75वें महोत्सव में दलित कहाँ हैं, पिछड़े कहाँ हैं, महिलाएं कहाँ हैं, माइनॉरिटी के लोग कहाँ हैं। अरे बताओ तो सही बेईमानो कि इस 75वें आजादी के महोत्सव में हम कहाँ हैं। आजादी के 75 साल के बाद में 1917 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मटका छुआ तो कोहराम हो गया पानी पीने के लिए, और आज 105 साल के बाद में 2022 में एक बच्चे ने मटका छुआ तो उसको जान देनी पड़ी। अरे हम तो जो 100 वर्ष पहले थे वही आज हैं। कौन सी आजादी, किसकी आजादी, कैसी आजादी, कौन सा अमृत महोत्सव। बड़े कमाल की बात है। कल एक पत्रकार साथी ने मुझसे पूछा, आज तक एक पत्रकार मेरे पास इंटरव्यू के लिए आई, उसने फोन किया कि सर आपकी बाइट चाहिए। वो आवाज़ पे आई मेरे, मैंने उससे कहा कि सर आज़ादी के बारे में क्या ख्याल है। मैं कहा मैं जो कहूँगा वो आप दिखाओगे नहीं टीवी पर। मुझे मालूम है आप नहीं दिखाओगे, क्योंकि मैं वो कहूँगा जो सच है, और सच ना तो टीवी अखबार सुनना लिखना चाहते हैं, ना सरकार और सरकार के नुमाइंदे सुनना चाहते हैं। काहे का अमृत महोत्सव भाई? आज भी रात के अंधेरे में दलित समाज की बेटी को पहले बलात्कार करो, फिर उसकी हत्या करो, और फिर पेट्रोल छिड़क करके उसको शासन प्रशासन की नुमाइंदगी में आग जला करके मार दिया, जला दिया जाता हो, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता हो, और प्रधानमंत्री जी या उनका कोई मंत्री एक ट्वीट तक ना करता हो, और आप कहते हो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है। एक प्रेग्नेंट हथनी के मर जाने पर स्मृति ईरानी जी ट्वीट करती हूँ, कहती हूँ कि बड़ा दुख है साहब, प्रेग्नेंट हथनी की हत्या कर दी गई। और जब इसी देश के अंदर दलितों की हत्या रोज होती है मूछ रखने पर, घोड़ी पर चढ़ने पर, तब कोई नहीं बोलता सरकार का नुमाइंदा। इसका मतलब इस देश के अंदर आज़ादी के 75 वर्ष के बावजूद भी इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी यानी बहुजन समाज की स्थिति जानवरों से बदतर है, जानवरों से अच्छी नहीं है। अगर हथनी मरेगी तो सरकार के नुमाइंदे ट्वीट करेंगे, सरकार के मंत्री बोलेंगे, लेकिन अगर 5 साल के बच्चे 8 साल के बच्चे को पानी पीने के लिए मार दिया जाएगा तो सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं बोलेगा। सरकार की नज़र में तुम जानवरों से कम नहीं हो। कहा जा रहा है। और मैं एक बात और कहता हूं, अभी पिछले दिनों देखा, मैं भी एक राजनीतिक पार्टी में गया और अभी भी हूं, तमाम टीवी अखबारों ने मेरे बारे में लिखा, मेरे बारे में दिखाया, सुरजीत भाई के बारे में दिखाया। हमने सोचा था लड़ने के लिए प्लेटफॉर्म बच जाएगा, नहीं बचा पाए, दुख की बात है। अंतिम कोशिश हम लोगों ने की, हमें मालूम था कुछ होने वाला नहीं है। मैं राजनीति पर टिप्पणी नहीं करता, करने लायक बचे भी नहीं है, क्योंकि 207 से 1 पे खड़े क्या टिप्पणी करेंगे हम लोग। और ये जितने लोग, अगर 2-4 लोग राजनीति के यहाँ बैठे हो तो मैं कह देता हूँ, ध्यान रखना इस बात को, जब हमारी राजनीति में नुमाइंदगी करने वाले लोग, बड़ी कड़वी बात कह रहा हूँ, आपको शायद बुरी भी लग जाए, इसलिए कह रहा हूँ कि अब वक्त है कहने का। अब भी नहीं कही जाएगी, अब भी नहीं सुनी जाएगी, तो फिर कब कही जाएगी? जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तब कही जाएगी। मैं कहता हूँ कि जब राजनीति में हमारी नुमाइंदगी करने वाले लोग अपनी दौलत और अपने आप को बचाने के लिए लग जाए, तो मेरी और तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि फूले अम्बेडकर आंदोलन को बचाओ, और ये हमारी और आपकी ड्यूटी है। इन लोगों से उम्मीद करना बंद कर दो, चाहे तो वो 131 सांसद हों जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, चाहे वो SC ST OBC के मिनिस्टर हों जो मोदी जी की गोद में बैठे हैं, और चाहे वो हमारी राजनीतिक पार्टियां हों जो मोदी जी के इशारे पर ट्वीट करती हैं। इन लोगों से उम्मीद करना बंद कर दो। अगर ये फूले अम्बेडकर आंदोलन बनाना है तो हमें और आपको लड़ना पड़ेगा रोड पर उतर के। कौन लड़ेगा बताइए मुझे इंदर मेघवाल के लिए? क्या गुनाह था उस बच्चे का? अरे हम आज़ादी के 75वें महोत्सव को मनाने की बात कर रहे हैं, आज हम मैं बुलंदशहर में खड़े होकर के बोल रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। लेकिन अच्छी बात यह होनी चाहिए थी कि हम देश के शहीदों पर बात करते, देश के संविधान पर बात करते, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं 8 साल की बच्चे की मृत्यु पर। हम बात कर रहे हैं मनीषा वाल्मीकि को रात के अंधेरे में जला करके क्यों मार दिया गया। मैं बात कर रहा हूं इस बात पर कि एक मेघवाल समाज के बच्चे को अच्छी मूंछ रखने, अच्छे कपड़े पहनने पर उसकी हत्या कर दी गई। मैं बात कर रहा हूं इस बात पर कि बुलंदशहर के गड़ाना गांव में फौजी को, दलित समाज के लड़कियों को अगर अपनी बारात निकालनी पड़ी तो उसे पुलिस प्रशासन से इजाजत लेनी पड़ी। ये उस राज्य की कहानी है जहां 4-4 बार हमारी सरकार रही, वहां पर हम बारात नहीं निकाल सकते। क्या फायदा इन सरकारों का, बताओ मुझे। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए नहीं हो रहा कि हम लोगों ने काम नहीं किया। अगर काम नहीं किया होता तो सरकार नहीं बनी होती। काम तो किया है, सरकार बनी है। लेकिन मान्यवर साहब कांशीराम एक बात कहते थे, मान्यवर साहब कांशीराम एक बात कहते थे
कि अगर आपको राजनीति लंबे समय तक जिंदा रखनी है तो अपने सामाजिक आंदोलनों की जड़ें मजबूत रखनी पड़ेंगी, तब आपकी राजनीति लंबे समय तक चलेगी। अगर हमारी राजनीति फेल हुई है तो वो सिर्फ इसलिए फेल हुई है कि हमने सामाजिक आंदोलन को तरजीह देनी बंद कर दी, उसको कमजोर कर दिया हम लोगों ने। और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, उसका जिम्मेदार मैं किसी और को नहीं मानता। मैंने तो 3-3 मुलाकातें की, सुरजीत भाई ने तो 3-3 मुलाकातें की। दुनिया कहती है बहन जी टाइम नहीं देती किसी को, हमारी तो 1.5 घंटे की मुलाकात हुई साहब, आमने सामने बैठ करके, आपने फोटो देखे होंगे। लेकिन मैं कहता हूं इसलिए जिम्मेदार हम और आप हैं क्योंकि हमने अपने महापुरुषों की कही हुई बात को मानना बंद कर दिया, उनके महापुरुषों की कही हुई बात को, अपने पुरखों की कही हुई बात को भूल गए हम लोग। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, मैंने नहीं कहा, ध्यान रखना इस बात को। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि लोकतंत्र में व्यक्ति पूजा लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, ये ध्यान रखना। बाबा साहब ने कहा था, मैंने नहीं कहा। हमने व्यक्ति को खुदा बना दिया, इसलिए मूवमेंट का ये हाल हुआ, ये ध्यान रखना। इसके लिए जिम्मेदार हम और आप लोग हैं। पार्टियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, नेता बनते रहेंगे, ये फूले अम्बेडकरी आंदोलन जिंदा रहना चाहिए। अगर फूले अम्बेडकरी आंदोलन जिंदा रहा तो हम 1000 नेता तैयार कर सकते हैं, लेकिन आरएसएस और बीजेपी इस फूले अम्बेडकरी आंदोलन को खत्म करना चाहिए, ये ध्यान रखना। ये खत्म नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। कौन लोग हैं, कौन लोग हैं जो सरकार की गोद में बैठे? हमारे गांव में, हमारे देहात में, हमारे बहन, हमारे बच्चों का, हमारी बेटियों का, हमारे अफसरों की सीआर खराब हो रही है। हमारे इसी उत्तर प्रदेश के अंदर लाखों लोगों को अखिलेश सरकार में डिमोशन कर दिया गया। क्यों नहीं लोग बोले, क्यों नहीं उतरे लोग सड़कों पे? मैं तो अभी ओएनजीसी के प्रोग्राम में था, मैंने बताया सारा पढ़े लिखे लोगों का प्रोग्राम, आईएएस पीसीएस। मैंने कहा कि जवाब दीजिए साहब, 22% लोग बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण की वजह से बड़ी मुश्किल से नौकरियों में आए, और जो लोग नौकरियों में आ गए वो रंगीन टीवी, कलरफुल टीवी और मल्टी कलर के बच्चों में मस्त हो गए। उन्होंने पीछे पलट करके नहीं देखा कि गांव देहात में क्या हो रहा है, उनके परिवार के लोग किस हाल में रह रहे हैं। 10 साल पहले अगर हम लोग कहीं जाते थे तो लोग हमसे कहते थे अगर मैं पढ़ता नहीं तो मुझे नौकरी मिल जाती। अरे बाबा साहब का क्या योगदान है, मैं पढ़ा तो मुझे नौकरी मिली। मैं कहता हूं आज की तारीख में तू 3rd डिवीजन 10वीं क्लास से करके आया था, आज 50,000 रुपये पेंशन ले रहा है, तेरा बच्चा एमटेक बीटेक करने के बाद में बेरोजगार घूम रहा, लगा लेना नौकरी। क्यों नहीं लगाता? लगा, उसकी नौकरी नहीं मिलेगी। तुम लोग 10वीं 3rd डिवीजन से करके आए, रिटायर हो गए, 50,000 रुपये पेंशन ले रहे हो, आज तुम्हारे बच्चे एमटेक बीटेक करने के बाद में 12,000 रुपये की नौकरी ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तुम बचा नहीं पाए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दे करके गए थे, वो तुमने बर्बाद कर दिया सब कुछ। और इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार यही लोग हैं जो सरकारी नौकरियों में बैठे हैं। लाखों लोगों को डिमोशन कर दिया गया यूपी की गवर्नमेंट ने, इंस्पेक्टर को सब इंस्पेक्टर बना दिया गया, सब इंस्पेक्टर को एएसआई बना दिया गया, चीफ इंजीनियर को इंजीनियर बना दिया गया। अरे मैंने कहा उस समय भी लोगों को ललका के, मैंने ट्वीट किया, लोगों को बड़ा मिर्ची लगी मेरी बात। अरे तुमको 1 लाख से ज्यादा लोगों को डिमोशन कर दिया गया। 1 लाख एक आदमी जिसका डिमोशन हुआ, एक उसकी पत्नी, 2 उसके बच्चे, चारों को मिलाकर के 4 लाख होते हैं। अगर तुम 1 लाख लोग अखिलेश सरकार का घेराव कर देते तो तुम्हारा डिमोशन बच जाता, लेकिन तुम घरों से नहीं निकले। तुम चाहते थे कि नौकरी करो तुम, तनख्वाह पाओ तुम, पेंशन पाओ तुम, डीपीएस में बच्चे पढ़े तुम्हारे, एसी में रहो तुम, बढ़िया गाड़ियों में घूमो तुम, और तुम्हारे हिस्से की लड़ाई लड़े गांव में वो जो किसानी कर रहा, जो भूखा मर रहा, वो तुम्हारे हिस्से की लड़ाई लड़े। क्यों लड़ेगा तुम्हारे हिस्से की लड़ाई भाई? क्यों लड़ेगा तुम्हारे हिस्से की लड़ाई? वो पहले तो तुमने उसका हक खाया, पलट करके नहीं देखा। बाबा साहब ने कहा था कि अपनी कमाई का 20वां हिस्सा, 5वां भाग अपने गांव देहात में जो तुम्हारे देहात में लोग रहते हैं उन पर खर्च करना। तुमने 2 पैसे खर्च नहीं किए, और अब तुम्हारे हिस्से की लड़ाई वो लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे तुम्हारे हिस्से की लड़ाई वो? 2 तारीख को भारत बंद हुआ, हम भी उस आंदोलन को लीड कर रहे थे। मैं शरद यादव जी के साथ लीड कर रहा था जंतर मंतर पे। 13 बच्चे शहीद हुए, हम और हमारी टीम, सुरजीत भाई, हम सारे लोग उन 13 बच्चों के परिवारों से मिले जो लोग शहीद हुए पूरे देश में। मुझे बता दो किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का बच्चा शहीद हुआ, एक का शहीद हुआ, सब लोग घरों में बैठे। किसने लड़ाई लड़ी? आपने और हमने लड़ी, जो बेरोजगार लोग थे। हमने लड़ी एट्रोसिटी एक्ट की लड़ाई, हमने लड़ी, क्या नाम है, 2 अप्रैल की लड़ाई, और हमारे बच्चे शहीद हुए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बात कही थी कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अगर आज भी समाज को कोई धोखा दे रहा तो यही लोग धोखा दे रहे, कोई दूसरा नहीं दे रहा। उसमें चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है। हम लोग ईमानदारी से अपने हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ पाए, हम लोग ईमानदारी से अपनी बात नहीं कह पाए। अगर इस फूले अम्बेडकरी आंदोलन को बचाना है, बातें बहुत सारी हो सकती हैं, मैं पूरे 2 घंटे 4 घंटे आपको बात कर सकता हूँ आपके साथ में,
लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे सुनना हो, मेरी कविता सुनना हो, यूट्यूब पर चले जाना, राहुल नागपाल डालना, हज़ारों वीडियो आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ बात, क्योंकि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, मेरे घर के लोग हो आप, तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात जो यहाँ कही जा रही है, ये बात इस कमरे में ना रहे, इस हॉल में ना रहे, इस हॉल से निकल करके जब आप लोग यहाँ से जाएं तो घर जाकर के कभी बाहर जाकर के इसका जिक्र करें कि राहुल नागपाल आया था और वो ये बात कह करके गया कि अगर इस आंदोलन का सत्यानाश किसी ने किया है तो वो हमने किया, हम इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने अपने पुरखों की बात को नहीं माना, जो पुरखे हमारे हमसे बात कह करके गए थे। हमने माना? नहीं माना। मान्य प्रसाद काशीराम ने कहा था कि राजनीति में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का परिवार का कोई आदमी नहीं आना चाहिए। क्या हुआ उस पर समझ? नहीं हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि लोकतंत्र में व्यक्ति पूजा लोकतंत्र की हत्यारी है। हमने किया उसको अमल? नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि अपनी कमाई का 20वां हिस्सा जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाए तो अपने जो पीछे लोग रह गए उन पर खर्च करना। हमने किए? नहीं किए। अरे हमें एक घर में 4-4 आदमी सरकारी नौकरी लग गए। जिस गांव से हम लोग निकल करके गए थे, हमने इतना नहीं खर्च सोचा कि इस गांव में 50,000 रुपये खर्च करके पुस्तकालय बनवा दें ताकि आने वाले बच्चे पढ़ लें। नहीं किया हमने वो काम। मैं कहता हूँ अक्सर लोगों से, हम लोग दिल्ली जैसे महानगरों में बस गए, हमने 2-2 कुत्ते पाल लिए साहब। एक कुत्ते का खर्चा 5,000 रुपये, 2 कुत्ते पाल लिए 10,000 रुपये का खर्चा, एक आदमी 10,000 रुपये का उन 2 कुत्तों को घुमाने का, 20,000 रुपये का खर्चा, 1 साल का 2.5 लाख रुपये का खर्चा। 2.5 लाख रुपये हम कुत्तों पे खर्च कर देते हैं, लेकिन कभी पलट करके नहीं देखा कि 2.5 लाख में से 50,000 रुपये उस गांव में देहात में जाकर के खर्च कर आए, जिन बच्चों को किताब कॉपी नहीं मिलती है, उनके एडमिशन नहीं होते हैं, उनका भविष्य खराब हो जाता है, वो मजदूर बनते हैं। ये जिम्मेदारी हमारी थी, हम नहीं कर पाए इसको। आज अगर समाज हाशिए पर है, आज अगर फूले अम्बेडकरी आंदोलन हाशिए पर है, अगर हम तमाम लोग हाशिए पर हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार हम लोग हैं, क्योंकि हमसे जो पहले वाली पीढ़ी के लोग थे, उन्होंने शायद उतनी ईमानदारी से काम नहीं किया जितनी ईमानदारी से करना चाहिए था। मैं कहता हूं कि बताइए मुझे जरा हाथ खड़े करके, हम लोग कितने अच्छे वकील बना पाए? आज भी हमारे सुप्रीम कोर्ट में कितने अच्छे वकील हैं? नहीं है हमारे पास। मुझे बता दीजिए, सुरजीत सम्राट यहाँ बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, कितने सुरजीत सम्राट समाज में हैं? 10 उंगलियों पर नहीं मिलेंगे आपको। कितने राहुल नागपाल हैं जो अच्छी कविताएं कर लेते हैं, जो देश भर में जा रहे हैं? नहीं कर पाए हम लोग पैदा, हमको करने चाहिए थे। हम चाहते हैं कि मूवमेंट में क्रांति तो हो, लेकिन भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा हो, ये हम चाहते हैं। हम कहते हैं साहब बौद्ध भिक्षु बहुत खराब है, बौद्ध भिक्षु धर्म का काम नहीं कर रहे। मुझे बता दीजिए, प्रज्ञा रश्मि जी बैठे थे, चले गए, कहते क्या कहते थे मिल के जाना। मुझे बता दीजिए, प्रज्ञा रश्मि जी उस जमाने के बौद्ध भिक्षु के, मेरी जो बड़ी सिस्टर थी उनकी शादी का संस्कार उन्होंने किया, उसके बाद में कितने नए बौद्ध भिक्षु बुलंदशहर में बने? बता दीजिए। नहीं। कौन चलाएगा धर्म को भाई? तो मैं वो कह रहा हूं ना कि कौन चलाएगा धर्म को? हम लोग धार्मिक रूप से पिछड़ रहे हैं, हम लोग आर्थिक रूप से पिछड़ रहे हैं, हम लोग सामाजिक रूप से पिछड़ रहे हैं, हम लोग राजनीतिक रूप से पिछड़ रहे हैं, और हम लोग चिंता नहीं कर रहे हैं। और सरकार क्या कर रही है? सरकार यही तो चाहती है। वर्तमान की सरकार क्या चाहती है? वर्तमान की सरकार यही चाहती है। मैं तो कहता हूं तमाम लोगों से, आप जाइए, आज वो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इससे पहले गाय की बात कर रहे थे, उससे पहले गौमूत्र की बात कर रहे थे, उससे पहले भारत माता की बात कर रहे थे, उससे पहले किसी और की बात कर रहे थे, उससे पहले हिंदू धर्म खतरे में उससे बात कर रहे थे। उनके पास बहुत काम है आपको लगाए रखने के लिए। आप अगर कावड़ लेने के लिए जाओगे तो आप पर फूल बरसाएगी सरकार, और अगर आप पढ़ लिख करके नौकरी मांगने के लिए जाओगे तो आप पर लाठियां बरसाएगी यही सरकार। आदमी तो वही है, सरकार तो वही है, रवैया क्यों चेंज हो गया? क्योंकि योगी जी को पता है, योगी जी को मालूम है कि ये पढ़ लिख करके लोग जब पढ़ लिख जाएंगे तो ये सवाल करेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। आज देश भर में मुट्ठी भर से 20-25 लोग हैं जो हमारे जैसे सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। सरकार को हम ही भारी पड़ रहे हैं, लेकिन जिस दिन 1000 लोग हमारे जैसे और आपके जैसे इकट्ठे हो गए तो सरकार का गिरबान पकड़ करके पूछेंगे कि बताओ इन 75 वर्षों में हमारी नौकरी कहाँ है? बताओ कितने प्रोफेसर हमारे हैं, बताओ कितने जज हमारे हैं, बताओ कितने डॉक्टर हमारे हैं, बताओ कितने इंजीनियर हमारे हैं, बताओ सुप्रीम कोर्ट में जज हमारे कितने? तुम सवाल पूछेंगे। और सरकार नहीं चाहती कि उससे सवाल पूछा जाए, इसलिए सरकार चाहती है कि आप धर्म में लगे रहो, आप पाखंड में लगे रहो। आप कावड़ लाओगे तो आप पर फूल बरसाएगी सरकार, और आप खुश होगे कि देखो योगी जी हमारे ऊपर सरकार जो वो फूल बरसा रहे हैं। अब के तो ड्यूटी लगा दी टीचरों की, अब के तो मुझसे कई टीचरों का फोन आया कि भैया वो ड्यूटी लगा दी सरकार, ये कह रही है कि आप कावड़ियों के पैर धोगे। मैं कहा बहुत अच्छा। ये पहले तो पूरे साल कावड़िया घर वालों का खून पीते, कुछ काम धंधा नहीं करते, बाद में कर्जा लेकर के 2000-4000 लेकर के कावड़ लेने चले जाते हैं, फिर पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग इनके पैर धोएंगे,
फिर कावड़ लेकर के घर आएंगे तो फिर 1 महीने उनके घर वाले सेवा करेंगे, तो इससे बढ़िया उनके लिए और कौन सा काम धंधा है। आपको बंगेड़ी बनाया जा रहा है, आपको नशेड़ी बनाया जा रहा है, और सरकार चाहती है कि आप ये लोग बने रहें। तो मेरा यही कहना है आप तमाम साथियों से कि आप इस आडंबर से बचिए, आप इस आडंबर से बचिए, सरकार के षड्यंत्र से बचिए। सरकार योगी जी की हो या सरकार मोदी जी की हो या इसके अलावा कोई दूसरी सरकार हो, मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि ये आपके लिए नहीं बनी, ये सरकारें आपके लिए नहीं बनी, आप इनके लिए सिर्फ भीड़ हो। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आज आपसे कहता हूं कि लोग कहते हैं कि साहब सरकार में उनके नुमाइंदे, सरकार में उनके जो लोग बैठे हैं, लोकसभा में उनका बहुमत है। मैं भी मान लेता हूं कि लोकसभा में उनका बहुमत है, लेकिन देश में आपका बहुमत है, आप इस बात को स्वीकार करो। देश में आपका बहुमत है, आप 85% है, आप बहुजन है, देश में आपकी संख्या ज्यादा है, सरकार में उनकी संख्या गलती से ज्यादा होगी तो कौन सी आफत आ गई। जिस दिन आप लठ लेकर के रोड पर निकलोगे उस दिन इस देश की शक्ल और सूरत दोनों बदल दोगे। और विश्वास नहीं होता तो मालूम कर लेना, 2 उदाहरण देकर के अपनी बात को खत्म करता हूं। इस देश का किसान 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डरों पर खड़ा रहा, 1000 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी, और जब यूपी का चुनाव नजदीक आ गया तो मजबूरी में 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। क्यों? क्योंकि उनको यूपी का चुनाव जीतना था, इसलिए। और अगर चुनाव नहीं होता तो वो वापस भी नहीं करते। 1 साल तक मजबूत जातियां इस देश की, जाट, सिख, मराठा, कुर्मी, पटेल, जो बड़े किसान हैं, यादव, वो लोग बॉर्डर पर पड़े रहे और 1 साल तक सरकार को नहीं झुका पाए। क्यों? क्योंकि संख्या कम थी। आप लोग एक दिन निकले 2 अप्रैल को नीला कफन सर से बांध करके, और दोपहर तक सरकार को घुटनों पे आना पड़ा 56 इंची सीने को, क्योंकि आपकी संख्या ज्यादा थी। अगर आपके पास कुछ सबसे ज्यादा ताकत है इस देश के अंदर, आपकी कोई मजबूती है इस देश के अंदर, तो वो है आपकी ताकत, वो है आपकी संख्या। इस संख्या को बनाए रखिए, क्योंकि ये संख्या, माननीय साहब काशीराम ने कहा था कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों, आपस में रोटी बेटी का व्यवहार करो, आपस में धर्म की चर्चा करो, आपस में धर्म की संगति करो, और जब आप ये कर लोगे तो 85% समाज, इस देश का बहुजन समाज, इस देश पर राज करेगा। लेकिन हम लोग वो कर नहीं पाए। माननीय साहब काशीराम बना करके गए थे बहुजन समाज, हमने चमार समाज बना के छोड़ दिया। आज मीटिंग होती है, मैं सवाल करता हूँ, बताओ साहब, ये यहाँ पर 15 अगस्त बना रहे, चमारों के अलावा कोई दूसरी जाति हो तो मुझे बता दे, है कोई चमार से अलावा दूसरा? जाट और चमार से अलावा कोई दूसरा है? एक हाथ खड़ा करके दिखाओ मुझे। क्या यही काशीराम का सपना था? काशीराम साहब ने तो कहा था कि नहीं, SC ST OBC माइनॉरिटी के तमाम लोग, इसमें मुस्लिम सिख सब लोग जो है वो होने चाहिए। यही आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ। आप लोगों को 2 काम करने हैं। देखिए, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, मैं वो कहता हूँ जो हमारे पुरखे कह के चले गए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है, ध्यान रखना। वैसे आप तमाम लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जीवन में 2 काम कर लेना, पहला ब्राह्मण को घर में मत बुलाना, और दूसरा मंदिरों में जाना बंद कर देना। सिर्फ 2 काम कर लेना, तुम्हारा कल्याण होगा। बाबा साहब की एक और कोटेशन है, अक्सर मैं बोलता हूं मंचों पे। बाबा साहब ने कहा था कि सुबह को 2 घंटी बजती है, एक स्कूल की और एक मंदिर की। अगर पढ़ोगे लिखोगे तो IAS PCS बनोगे, प्रोफेसर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे। और अगर मंदिर जाओगे तो भिखारी बनोगे, कावड़ लाओगे और सरकार फूल बरसाएगी और बाद में लाठी बरसाएगी, आपको नौकरी मांगने के लिए जाओगे। तो एक काम करना, सुबह को 2 घंटी बजती है, तय आपने करना है जाना कहाँ है, स्कूल जाना है या मंदिर जाना, ये आपको तय करना है। एक बात कह करके अपनी बात खत्म करता हूँ। आप वो लोग हैं, आप में वो क्षमता है। एक कहानी, बाबूजी बैठे हैं मगन लाल जी, हमने इन्हीं लोगों से सुनी है बचपन में, और हम लोग वही बात आगे बढ़ा रहे हैं, वही बात उसी बात को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक बात कही गई अक्सर कि एक शेर का बच्चा जंगल में खो गया, प्रोफेसर साहब, और बच्चा था, उसे मालूम नहीं था मैं शेर हूं। वो भेड़ बकरियों के साथ घूमने लगा, धीरे धीरे बड़ा हुआ तो दहाड़ना तो उसे आता नहीं था। वो बकरियों की तरह, जो बकरियों की भाषा होती है, वो बोलने लगा। एक दिन शेरों का जत्था वहां से निकल करके जा रहा था, उसने देखा कि बकरियों की भीड़ में, बकरियों की रेले में ये शेर का बच्चा क्या कर रहा है। तो शेरों ने दहाड़ मारी, वो सब लोग भाग गए, उस बच्चे को उन्होंने बचा लिया। उसको बचा करके वो लेके तालाब के पास, उसकी शक्ल दिखाई, बोले तू भी शेर है, हम भी शेर है। तब उसने दहाड़ना शुरू किया। तो मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि आप वो शेर है, मैं आपको सिर्फ एहसास दिला रहा हूँ। आपको बकरी और मेमना बता करके सरकार ने छोड़ दिया है, आप बकरी और मेमने नहीं है, आप शेर हैं, इसका एहसास करिए।